नहीं है ना? गुड। हम लेक्चर वेस्ट नहीं जाने देते मैम। चलो बहुत बढ़िया। नहीं नहीं मैम, हम लेक्चर वेस्ट नहीं जाने देते, हम जिनको नहीं पता है उनको समझाते। नहीं, अच्छी बात है ना, कम से कम टीचर्स यहाँ पर बेदखल नहीं होता है कि नहीं बच्चे अब अच्छे से कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये आपका जो बर्ताव है। अदरवाइज दूसरे जो बच्चे हैं, हम क्लास का नाम नहीं लेना उचित समझते, लेकिन उन लोगों को जोड़ना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बन जाता है। चलो ठीक है। हम लोग आए थे पेज नंबर 60 पेज नंबर 60। पक्का? ओके। यस शेखर, मैम, कंफर्म। हाँ, शेखर और छाया इन दोनों की बातचीत चल रही है। छाया और उसका गाना चल रहा है कंटिन्यूअसली। छाया छाया कहते उसे फिर से एक बार पुकारता है और छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, एक साथ मुंह फिर ओफ। शेखर तक की ओर बढ़ता हुआ, छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है? छाया पूछती कौन सी? शेखर कहता है छोटी चौकी पर पहले तो अपने बगल वाला ग्रंथ रख देता है और एक बहुत सुंदर सी कहानी उसे बताता है। सुने कैसी कहानी है? शेखर कहता है कि राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक था। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर निछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता, नई सुंदर कविता। छाया कहते शेखर कहता लेकिन परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया कहती क्या? शेखर कहता है वो अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों न सुनाते, तो वो उत्तर देता मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। छाया कहती है राजा उससे रुष्ट न हुआ? शेखर कहता नहीं, उसने सोचा कवि के घर चलकर ही देखा जाए, इसमें रहस्य की क्या बात है। और फिर थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर सुरीला स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया कहती फिर? शेखर कहता फिर क्या? राजमहल को लौट आया और उसके बाद उसने कवि से कभी यह प्रश्न ही नहीं पूछा कि वो सुबह ही क्यों कविता सुनाता था। भला बताओ तो, क्यों नहीं पूछा? छाया कहती बताओ? शेखर कहता हाँ। छाया कहती है राजा को यह मालूम था कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताओ? खड़ी हो जाती है शेखर मुस्कुराते हुए। छाया तुम? छाया टोककर शीघ्रता और चंचलता के साथ यह गायिका और कोई नहीं उस कवि की पत्नी थी। और बताओ? उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, झूठी कहानी। और बताओ? उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढाले, गले में उसकी फूलों की माला थी, माथे पर भी। इसी बीच में शेखर की मुस्कुराहट हल्की हंसी में परिणत हो गई। यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। कहानी समझ में आई आपको? क्लियर हो रहा है? मैम कहानी नहीं, वो एकांकी है। अरे बाबा, एकांकी में जो कहानी है वो समझ में आई? यस मैम। ओके ओके। शेखर कहता है थोड़ी देर से गंभीर होते हुए, लेकिन छाया तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या है? तुम तो मेरी कविता हो। छाया कहती है बड़े गंभीर और उलाहना भरे स्वर में, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर कहता है क्या मतलब तुम्हारा? छाया कहती है कविता तुम्हारे सुने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहला भी कर ले। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही ना। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता में नीरव हो जाती हैं, तब पुरुष को चट्टाने फिर बुलाती है और वह ऐसा भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए फिर वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। देखिए
ये कविता जो है ना, या एक्चुअल में देखा जाए तो एक नारी की व्यथा को अभिव्यक्त करती है, नारी की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। अब यहाँ नारी की क्या त्रासदी है कि जैसे नारी अपने जीवन साथी को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है, लेकिन पुरुष का वैसे नहीं है। जब हम बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते पुरुष और नारी का, क्योंकि अभी अभी महिला दिन हो गया है। जब हम एक ही कंधों पर दोनों का भार संभालने के लिए मजबूर हो जाती है नारियां, तब कहीं ना कहीं साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि स्त्री हर समय में पुरुष के साथ ही नहीं बल्कि पुरुष के बराबरी से कार्य करता है, और साथ ही में पुरुष के अतिरिक्त, मतलब उसके पास इतना सब कुछ है कि साइंस ने उसे प्रूव करवा दिया है। यहाँ पर भी हमें वही बात मिल जाती है कि स्त्री पर वो सारे अरमान निछावर कर देता है, मतलब केवल वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर से एक बार जब उसे याद आ जाती है अपने कार्य की, कार्य तत्पर होकर वो वहां से भाग जाता है। और यही जिंदगी की वास्तविकता है कि हर आज के पर आधुनिक युग के, मतलब यदि हम आदिकाल की त्रासदी देखते हो, आदिकाल में नारी की त्रासदी त्राहिमाम की थी, उसे भक्ति काल में आकर परिवर्तित कर दिया। भक्ति काल में उसे श्रद्धा का श्रद्धेय स्थान दिया गया, चाहे वह श्री राम की सीता हो या श्री कृष्ण की राधा हो। श्रृंगार काल में जब ऋतिकाल आता है, तब ऋतिकाल में उसे घोर श्रृंगारी माना गया, मतलब जिस राधा को हम लोग पूजा करते थे, उस राधा को एक आम नायिका के रूप में स्वीकार किया और उसका नक्शिक चित्रण साहित्यकारों ने करवा दिया। आधुनिक काल में जब हम नारी का चित्रांकन देखते हैं, तो आधुनिक काल में आते हुए वो भोग एवं विलास का साधन मात्र बन जाती है। और आज के कोरोना काल में यदि हम नारी की स्थिति देखते हैं, तो नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अन्याय आज तक नारियों पर हुआ है, उससे ज्यादा अन्याय हमें लगता है कि इस कोरोना महामारी में हो रहा है, क्योंकि वह साझेदारी करना चाहती है, पुरुष के बराबर कार्य करना चाहती है, लेकिन आज उसे गृहस्थी भी संभालनी है, उसके अपने ऑफिशियल वर्क को भी संभालना है, और साथ ही में घर वाले लोगों का अन्याय एवं अत्याचार को भी वह सह रहे निरंतर रूप से। तो ये जो त्रासदी है, उसमें हम यदि तुलना करते पुरुष की, तो आज की सहनशीलता जो है, कल जो थी नारी में आज भी वही है। लेकिन कल की जो नारी थी, वह कल की नारी आवाज न उठा सकती थी, ना नहीं कह सकती थी। आज की नारी में ना कहने की ताकत है, क्योंकि कल की यदि निर्मला को देखते हैं, कल की निर्मला और आज की निर्मला में अंतर है, डिस्टेंस है। ये आपको इसके पूर्व भी हमने शायद बता दिया। तो ये यहाँ हमारी जो छाया है, छाया नारी की उस वास्तविकता का हमें दर्शन करवाती है। शेखर कहता है मंद स्वर में, छाया तुम तो मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया कहती है, क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चले जाओगे? शेखर कहता है, लेकिन छाया मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? छाया कहते हैं, मैं नहीं मान सकती। शेखर कहता है, सुनो तो, मेरे लिए जीवन में ऐसे सूखी चट्टाने थोड़ी है। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें सौंदर्य दिखता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस रोज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, उस रोज मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, और कुछ रुककर मेरी कविता मर जाएगी। छाया कहती, नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी, किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी। शेखर कहता है, मेरी कविता? छाया, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे छिपा रखा था। छाया कहती है, रहने दो, तुम सदा ऐसे भेद और ऐसी कहानियां सुनाया करते हो। शेखर कहता है, नहीं। अच्छा तनिक उस दुशाले का उठाओ। छाया उठाती है, उसके नीचे कुछ है। क्या था उस दुशाले के नीचे? आपको याद आ रहा होगा अभी, क्या था?
क्या था? मैम वो भीख मांगनी। क्या? पूजा, मैम क्वेश्चन फिर से बोलो एक बार। दुशाला के नीचे क्या रखा था? यस यस बोलिए, कोई भी बोलिए। क्या था? चलो, इतना समय नहीं है बेटा हमारे पास। वो बोलता है कि शेखर, अच्छा तनिक उस दुशाले को उठाओ। छाया उठाती उसे, उसके नीचे कुछ है। छाया उस ग्रंथ को हाथ में लेती है और उसे खोलो। क्या है? याद आ गया आपको? ग्रंथ था, है ना? छाया आश्चर्यचकित होकर, ओ, जो जो छाया उसके पन्ने पलटती जाते, शेखर की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। भोर का तारा, ये तुमने कब लिखा? मुझसे छिपा कर? और शेखर हंसते हुए, छाया, तुम्हें याद है उस दिन की, जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था? छाया कहती, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ शेखर। उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी। उसी दिन तो उन्होंने तुम्हें और मुझे माता जी का वो पत्र दिखाया था, जिसने हम दोनों को सर्वदा के लिए बांध दिया। ये इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप में से कोई बता देगा? मेरा एरो दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। क्या है इसका अर्थ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा। किसका मैम? ये जो है ना छाया, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर। उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी। उसी दिन तो उन्होंने तुम्हें और मुझे माता जी का वो पत्र दिखाया था, जिसने हम दोनों को सर्वदा के लिए बांध दिया। मतलब क्या है? मैम मतलब उसमें कुछ ऐसा रीजन लिखा होगा जिससे वो दोनों मतलब दूर दूर हो गए। कौन दोनों? क्या बोल रहे हो? नहीं मैम, उस दिन वो मिले थे ना। यस यस यस, किसने कहा वो दोनों मिले थे? प्लीज प्लीज कम। कवि कविता। कविता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए कितना क्लियर है बेटा। उस वाक्य को जब आप नजदीकता से पढ़ते हैं ना, हमने तो उसी टाइप से पढ़ा, उसी ढंग से पढ़ा कि जिससे आप समझ सके। देखिए कितना यथार्थपूर्ण है कि मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। मतलब ये दिन वो है कि जिस दिन वो दोनों सदा सर्वदा के लिए एक दूसरे के लिए बन गए थे। मतलब जीवन साथी बनकर वो एक दूसरे के प्रति सचेत हो गए थे, है ना? मतलब जब उसके भैया तक्षशिला चले गए, उस तक्षशिला जाने से पूर्व, है ना, उसी दिन उन्होंने, मतलब भैया ने माता जी का, भैया की माता जी मतलब छाया की माता जी और किसकी? देवदत्त की माता जी, इन दोनों की माता जी का जो लेटर था, उस लेटर में लिखा था कि शेखर के साथ छाया की शादी हो जाए। और बस, अब क्लियर हो गया वाक्य? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके ओके। हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना आरंभ किया था। आज वह समाप्त हो गया। छाया कहती है, शेखर, यह हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। शेखर कहता है, उसे यहाँ लाओ। भोर का तारा, छाया, यह काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा, और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा, तब तब सारे उज्जैनी की आंखें मेरे ऊपर होगी। महाकाव्य, महाकाव्य। उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया,
बरसों बाद दुनिया पढ़ेगी कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा। हा हा हा। ओ छाया, छाया उसकी ओर एकटक देख रही है। सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खींच जाती है। शेखर हंस रहा है। छाया कहती शेखर शेखर। शेखर कहता है क्यों छाया, क्या हुआ तुमको? छाया कहती शेखर। शेखर कहता है कहो। छाया कहती शेखर तुम इसे संभाल कर रखोगे ना? शेखर कहता है बस इतनी सी बात। छाया कहती है मुझे डर लगता है कि यह नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम। शेखर कहता है हा 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 पगली, ऐसा क्यों होने लगा? सोचने से ही डर गई। छाया, छाया तेरे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी हैं। और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम हो तक्षशिला के अधिपति देवदत्त की बहन और उज्जैनी के सबसे बड़ी कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का अधिपति और उज्जैनी का कवि। और वो हंसता है। क्यों छाया? छाया का मंद स्वर। तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी। जैसा बाहर कोलाहल है, घोड़ों के टाकों की आवाज आती है। शेखर और छाया छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है। शेखर कहता है कौन, कौन है? और उतने में माधव का प्रवेश। थकित, श्रमित, शस्त्रों से सुसज्जित, पसीने से नहा रहा है, चेहरे पर भय और चिंता का चिन्ह। शेखर, माधव, दोनों एक साथ बोलते। शेखर कहते हैं माधव तुम यहाँ कहाँ? माधव कहते हैं शेखर, छाया। डरते से आंखें डालता है, मानो उस सुरम में घोंसले को नष्ट करने से भय खाता हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूँ। छाया और शेखर के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। भीख मांगने? तक्षशिला से? शेखर कहता है तक्षशिला से? माधव क्या बात है? माधव कहता है धीरे धीरे मजबूती के साथ बोलना प्रारंभ करता है, परंतु जो जो बढ़ता जाता है त्यो तो स्वर में भावुकता आती जाती। हाँ, मैं तक्षशिला से आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ गए यह मैं नहीं जानता। हाँ, ये जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर कहता है गुप्त साम्राज्य संकट में? क्या कह रहे हो माधव? माधव संजीदगी के साथ कहता है शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हुणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर चढ़ आया। प्रश्न आपको कैसा पूछा जाएगा, याद आ रहा है आपको? देखिए, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी। आग कहाँ पर लगी है ना? भारतवर्ष पर कौन आक्रमण कर रहा है और भागता हुआ शेखर और छाया से कौन मिलने आता है? प्रश्न तैयार करते आने चाहिए। प्रश्न ऐसे तैयार करते रहिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस मैम। किसी को कोई सवाल होता है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके। छाया कहते भयाक्रांत होकर तोरमान? माधव कहता है उसने सिंधु नदी को पार कर लिया और उसने अभी राज्य को नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रोंद रही है। छाया कहती है सहसा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उसकी भुजा पकड़ती, तक्षशिला? माधव कहता है सारा पंचनन आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, नहीं भीख मांगता हूँ सम्राट स्कंदगुप्त के, साम्राज्य के, देश के इस संकट में मदद करो। बाहरी कोलाहल। शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं। देखो, बाहर जनता उमड़ पड़ी है। शेखर,
तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव है। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर, सुने जा रहे हो? चेहरे पर भाव का आवेग, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव में जाकर वह आग फैला दो जिससे हजारों और लाखों भुजाएं अपने सम्राट और देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले ले। कुछ रुककर शेखर के चेहरे की ओर देखता है। उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा है। कवि देश कवि देश तुमसे यह बलिदान मांगता है। छाया कहती, माधव माधव माधव। छाया की ओर कुछ देखता है। थोड़ी देर बाद, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज है, इसमें तो सहस्रों मिट गए और सहस्रों को मिटना है। शेखर कहता है, किसने? माधव कहता है, आर्य देवदत्त ने, अंतिम समय। छाया, माधव माधव तो क्या भैया? माधव कहता है, उन्होंने वीर गति पाई है। छाया छाया पृथ्वी पर घुटनों पर गिर जाती है, चेहरे का हाथों से ढक लिया है। इस बीच में माधव कहे जाता है। शेखर एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही विद्रोही वीरभद्र की खोज में हूणों के दल के वह निकट जा पहुंचे और वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों से मिल गया है। उसके 20 सैनिक आगे हूणों में फंसे हुए हैं। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। मैं आज, माधव से ऐसा रुक जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है, उसके चेहरे पर दृढ़ता और विजय का भाव है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ बढ़ाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से, विचुड़न से, प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और फिर धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है। छाया, शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया है। लपेटें उठती हैं, छाया गिर गिर पड़ती है। शेखर लपेटों की तरफ देखता है और फिर छाया की ओर दृष्टिपात करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। देखिए, क्या हुआ बेटा? पूजा, ये बच्चे क्यों बाहर निकल गई? सब दोनों ही रह गए आप? पता नहीं मैम। एक एक करके सब गायब हो गई। क्लियर तो हो रहा है? आपको समझ में तो आ रहा है? जी मैम, आ रहा हाँ है। मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत चल रहा है ना, अपने आप लेफ्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो बाहर सब कोलाहल है और जिसे उसने इतने प्यार से लिखा था, तो प्यार से लिखी हुई उनकी जो कृति थी, उस रचना का नाम था, क्या नाम था उस रचना का? भोर बता रही। यस, भोर का तारा। और उस भोर के तारे को उसने फाड़ दिया और देखता है, देखिए वो फाड़ देता है। और इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है। छाया कहती, शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। लपेटें उठती है, छाया गिर पड़ती है। शेखर लपेटों की तरफ देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टिपात करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया अत्यंत पीड़ित स्वर में, माधव, तुमने तो मेरा प्रभात ही नष्ट कर दिया।
माधव उसके शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। इससे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जनसमूह के गाने का स्वर सुन पड़ता है, अभय जाग जनता जनार्दन। अब देखिए इस प्रकार का गीत गाता हुआ दिखाई देता है। कहाँ है भयंकर तरंगे, कहाँ सो रहा कृत गर्जन, महोदधि तनिक तो उमड़ तू, बुलाता तुझे मैं प्रभंजन। अभय जाग जनता जनार्दन, शेखर का तीव्र स्वर। माधव खिड़की को बंद कर देता है, पुनः शांति। इसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है, छाया। माधव कहता है, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो तब होगा, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। देखिए, भोर का तारा, सुंदर प्यार भरी एकांकी थी जो आज हम उसे समाप्त कर दी। क्लियर हो गए बेटा? एक दो प्यार करने वाले प्रेमियों की कहानी को एक एकांकिका के माध्यम से अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था, जो हमने आपके सम्मुख रखा। शायद आप उससे समझ पाए हो या नहीं, प्लीज यू डिस्कस। हाँ, कितनी प्यारी और सुंदर एकांकिका जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखित थी। उनकी हर एक रचना को जब आप पढ़ते हो, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ना, वो भी सुंदर एकांकी है उनकी। आप उसे नाटक है ना, कोणार्क के नाटक है, उसे भी जब आप पढ़ोगे तो भी आपको बहुत मजा आएगा उसे पढ़ते हुए। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखित भोर का तारा यह एकांकी समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, लगभग हमारी 3 एकांकियों को हमने बताया है। कल की तासिका में आपको सेमिनार देना होगा। कल का लेक्चर आप सभी लोगों का इम्पोर्टेंट है, तैयारी के साथ आइएगा। आपका वीडियो लेक्चर होगा। वीडियो लेक्चर में आप चाहो तो आपको जो एकांकिका पसंद है, जो समझ में आई है ठीक ठाक ढंग से, उसे आपको अभिव्यक्त करना है। और वीडियो इसलिए ऑन करना है क्योंकि आपको पता ही है कि सारा यूट्यूब पे एज इट चला जाता है, उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करवाते हम लोग। बाकी के शायद लोग एडिटिंग करवाते हैं, लेकिन हम इसलिए एडिट नहीं करवाते हैं ताकि बाकी के लोगों को भी ये समझ में आए कि एज इट हम लोग लेना चाहते हैं। उसमें कोई नकलीपन नहीं है, जो बच्चों ने जो जैसा कहा है उससे हमने डाला है। तो आपसे विनम्र गुजारिश है कि अभी आपके लेक्चर होने के बाद तुरंत ग्रुप पर मैसेज डाल दीजिएगा कि कल हमारा सेमिनार है और सेमिनार के लिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। और पूजा आप ही डाल दीजिए कि जो बच्चे लेना चाहते हैं तुरंत ग्रुप पर आपका नाम और आपके एकांकिका का नाम डाल दें। हाँ पूजा, बोलिए बेटा। मैम मैं करूंगी। किस एकांकिका? ओके ठीक है, आपका कल का दीपदान। हाँ जी मैम, दीपदान पे बताना चाहूंगी मैं, माँ और दीपदान दोनों भी अच्छी है मैम। ओके ठीक है, माँ और दीपदान आपको अच्छी लगी। कविता, आप भोर का तारा? हाँ मैम। हाँ ठीक है। कविता बेटा, आपका आवाज बहुत ही कम रहता है, कुछ खाना खा के आना ताकि आपकी आवाज बहुत अच्छे से निकले कल। ठीक है, वीडियो आपका ऑन रहेगा। जी मैम। ओके, वीडियो आपका ऑन रहेगा तो आपकी मतलब अब आपको क्लियर होना चाहिए कि वीडियो ऑन से तात्पर्य हमारा क्या है ना। तो आपका ड्रेसिंग वो उस हिसाब से आप लोग पहन कर आइएगा ताकि ये सीधा यूट्यूब पर चला जाएगा। और उसी ढंग से आपको यदि ये चाहिए स्क्रीन शेयरिंग चाहिए तो आप लोग उस वैसे भी बोल सकते हो, तो आपको हम स्क्रीन शेयर करवा सकते हैं। या जैसे आपको हमने समझाया है एज इट, दीपदान इस एकांकिका में क्या है, कौन कौन से पात्र आते हैं,
उसके राइटर का क्या नाम है, उसके राइटर का जन्म कहाँ पर हुआ, क्योंकि सवाल किस मैम वो जो राइटर का परिचय है वो भी देना पड़ेगा ना? हाँ, राइटर का परिचय इसलिए भी देना पड़ता है बेटा आपको, क्योंकि उस राइटर के बारे में भी आपको सवाल किए जाते हैं, है ना। क्योंकि आपका ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ऑनलाइन ही आपका पूरा सिलेबस या आपका ये सेमिस्टर इस सेमिस्टर में भी निकल जाएगा। तो ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से आपकी एग्जाम होगी, और उस एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है लेखकों के बारे में। तो वहां पर हम लोग बेदखल होके नहीं चलेंगे, नजरअंदाज होके नहीं चलेगा हम लोगों को सभी को। तो पहले राइटर के बारे में बताना है, उसके बाद में एकांकिका के बारे में बताना है कि इस एकांकी में क्या है, और उसके बाद में आपको सीरीज स्टार्ट करना है कि इन शॉर्ट में हमने आपको बता दिया, अब हम लोग चलते हैं इस एकांकिका को पूरे रूप से देखने के लिए, है ना। तो ऐसे आपको एक एक करके बताना है। 5 मिनट 10 मिनट आप लोग ले सकते हैं, या 10 नहीं तो 15-15 मिनट में भी लेते हैं, तो 3 एकांकियों के लिए 45 मिनट काफी हो जाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? नो मैम। हाँ, तीनों एकांकियां आपको समझ में तो आ गई? यस। हाँ, किसी को कोई सवाल होता है इन एकांकियों के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, सवाल तैयार किए क्या आपने तीनों के? ये 2 के हो गए हैं, इस वाले के भी मैं आपको दोनों भी सब्जेक्ट के डाल दूंगी। ओके ओके, गुड गुड। देखिए नेक्स्ट वीक में पहले लेक्चर में भी हमने बताया था, नेक्स्ट वीक में हमारी एग्जाम होने जाएगी। एग्जाम जैसे हमने पिछली बार ली थी वैसे ही 10-10 प्रश्नों की होगी या 20-20 प्रश्नों की होगी, डिपेंड करेगा कि आपके प्रश्न कितने आते हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। हमने प्रश्न ऑलरेडी तैयार करके रख दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग आपकी तैयारी के साथ रहें, इसलिए तैयारी के साथ रहने के लिए कहते हैं ताकि आप लोग उसे बहुत अच्छे से पढ़ पाए। जब पढ़ोगे, जब क्वेश्चन तैयार करोगे, तब आपको भी यकीन हो जाएगा कि प्रश्न का प्रारूप कैसा होता है, कैसे प्रश्न निकाले जाते हैं, कैसे प्रश्न तैयार किए जाते हैं, है ना। उसमें आप लोगों की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और जब आपको मटेरियल मिल जाता है रेडीमेड तो आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो। तो गूगल क्लासरूम पर मत डालिए, सीधे प्रश्न बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर डालिए, ताकि हम उसी में भी निकाल सकते हैं और हमने जो तैयार किए हैं वो भी प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आज शाम तक आ जाने चाहिए। कल के सेमिनार, हाँ, कल के सेमिनार के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। घर पर